स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नया टॉपिक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो समझते हैं इस बात को पहले। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक, इनर्शिया ये वर्ड कहां से आया? मास। कहां से आया? मास। ओके, आपने देखा होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल। हाँ, तो इनर्शिया बेसिकली आता है मास से। ठीक है, हमको ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने में या मूव करने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मास ज्यादा है, मीन्स मैं ज्यादा इनर्शिया कैरी कर रहा हूँ, मुझे मुझे मूव करने में, मूवमेंट देने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। कष्ट की बात आती है, चलाने के कष्ट को, लीनियर मोशन कराने में कितना एनर्जी वेस्ट करना पड़ रहा है या फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो वो इनर्शिया से रिलेटेड होता है। जैसे एक बहुत बड़ा ट्रक है, तो उसके पास इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये कोई ऐसी क्वांटिटी है जो रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन है, तो हम लिख सकते हैं रिलेटेड टू रोटेशन या फिर रोटेशनल मोशन। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड रोटेशन? पहले तो अब मैं जस्ट बताया, सर्कल का मतलब जो सरकमफरेंस पे कोई पार्टिकल रोटेट, सर्कल मोशन करे, है ना, मोशन करे। और रोटेशन का मतलब जब ये पूरी बॉडी ही हम मोशन में देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लकड़ी घूम रही है तो ये रोटेट कर रही है, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, लेकिन अर्थ के ऊपर का एक टिप ये क्या कर रहा है? सर्कल कर रहा है। तो दिस इज डिफरेंस। ओके, तो रोटेशन और सर्कल थोड़े से अलग अलग चीजें। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पता ही है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। अब समझो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। क्या है मेरे पास? एक, मैं अब सब धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। ये मान लो ऐसे कोई भी एक रैंडम रिजिड बॉडी है, दिस इज नॉट एन अमीबा, हम बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बोलते ही आपको क्या समझ में आया? रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड को आप डिफाइन कर सकते हो, अ बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम। मतलब कैसा? जैसे एक सिलेंडर है, मैंने एक पॉइंट ए कंसिडर किया, एक दूसरा पॉइंट बी कंसिडर किया। इस बॉडी के साथ मैं कोई भी छेड़छाड़ करूं, इसको घुमाऊं, इसको दौड़ाऊं, इसको फेंकूं, कुछ भी करूं, ये ए और बी के बीच की दूरी कभी चेंज, तो इसी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी। समझ में आई बात? रिजिड बॉडी क्या होता है? तो एक मान लो एक रिजिड बॉडी है, मैंने इसको घुमा दिया, मैंने इसको क्या कर दिया? तो जब घुमाया तो मान लो घुमाने के लिए एक एक्सिस होगा, उसके अराउंड घूमेगा। जैसे अर्थ घूमता है तो एक एक्सिस के अराउंड घूमता है, मेरी गो राउंड घूमता है तो एक एक्सिस के अराउंड घूमता है, फैन घूमता है तो एक एक्सिस के अराउंड घूमता है ना। एक्सिस, समझ में आ रही है बात? वैसे ही मान लो इसकी जो एक्सिस है, जहां पे ये उस जिसके अराउंड रोटेट कर रही है, वो ये है, ये ऐसे है और ये अंदर की गई है। इमेजिनरी भी हो सकती है, ये इमेजिनरी होगी, ये हमको दिखेगी नहीं, लेकिन हमको ऐसा फील आएगा कि इसके ही अराउंड पूरी बॉडी क्या हो रही है। मान लो ये घूम रही है इसके अराउंड ओमेगा से। किससे घूम रही है? ओमेगा। और ये है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ घूम रही है। इट इज रिवॉल्विंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अब ऐसा मानो ये जो रिजिड बॉडी है, ये इन्फानाइट नंबर ऑफ मासेस से बनी है, डिस्क्रीट मासेस से बनी है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स से बनी है। डिस्क्रीट मतलब जो ऐसे 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 पॉइंट में फैले हो। ओके, तो ऐसे मान लो ये बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स से बनी है। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उससे मान लो r1 दूरी पे एक पॉइंट मास है m1, फिर r2 दूरी पे है m2, r3 दूरी पे है m3, और ऐसे बहुत सारे मासेस फैले हैं। तो मान लो अबाउट rn मासेस फैले हैं, तो मैंने यहां पे ले लिया mn मास, जो कौन सी दूरी पे है? rn। और ऐसे बहुत सारे होंगे, हम सबके स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इतना बहुत है। क्या समझ में आ रही है? तो ये बॉडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे मासेस से बनी है। यस सर, बनी है। क्या ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है? यस। इसका मतलब इसके हर एक पार्टिकल सर्कल कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं कि नहीं? अब ये ऐसे रोटेट कर रही है, इसका मतलब इसको ऐसी लीनियर स्पीड होगी, टेंजेंशियल इसको ऐसी होगी, इसको ऐसी होगी, इसको ऐसी होगी, ऐसे, और कुछ ये होगी लीनियर स्पीड्स,
ये होगी v1, ये होगी v2, ये होगी v3 एंड सो ऑन, ये होगी vn। ऐसे सारे लीनियर स्पीड्स होंगे। समझ में आ रही है कि नहीं बात? अब हम गिनते हैं सर कि ये v1, v2, v3 की वैल्यूज क्या होगी। तो हमने जैसे ही गिना तो v1 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर v इन टर्म्स ऑफ ओमेगा? v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है कि नहीं? तो यहां पे हम लगेंगे v1 के लिए क्या हो जाएगा, r की वैल्यू r1 हो जाएगी, लेकिन ओमेगा क्या होगा इसके लिए? जो एंगुलर स्पीड है वो तो सभी बॉडी के लिए क्या होगी, तो ओमेगा ही होगा। v2 क्या होगा, r2 ओमेगा। v3 क्या होगा भाई, और सिमिलरली vn क्या होगा? क्या ये समझ में आई? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब हम गिनते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। क्या करना है हमको, इस बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, इन छोटे छोटे मासेस का सम कर दो। इन छोटे छोटे मासेस के काइनेटिक एनर्जी का सम इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज हाफ m1 v1 स्क्वायर। पहले का एनर्जी जोड़ दिया, फिर दूसरे का जोड़ दिया, फिर तीसरे का जोड़ दिया, एंड सो ऑन, हाफ mn vn। सभी की काइनेटिक एनर्जीज को जोड़ दिया तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है सर। अगर ध्यान से देखें तो मैं v1 v2 की वैल्यूज रख सकता हूं कि नहीं? तो हाफ m1, v1 की वैल्यू क्या है, r1 ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ m3 r3 ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑन, हाफ, यहीं पे लिख देता हूं, हाफ mn rn ओमेगा द होल स्क्वायर। ऐसे सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है सर। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, ओमेगा सभी में कॉमन है और हाफ भी कॉमन है, तो हाफ कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, mn rn स्क्वायर। कुछ ऐसा आ रहा है सर। तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ओमेगा स्क्वायर, और इन चीजों को मैं लिख सकता हूं, अगर ध्यान से देखो तो दिस इज समेशन, एडिशन ऑफ ऑल आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n mn mi ri स्क्वायर। यही तो है ये। एक बार i की वैल्यू 1 रखो तो ये मिलेगा, फिर 2 रखो तो ये मिलेगा, 3 रखो तो ये मिलेगा, और सबका क्या कर दो, एडिशन, समेशन और एडिशन। तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं सर? यस सर, यस, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को मैंने लिखा हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये चीज जो दिख रही है इसको मैंने लिखा, जो आई ये समेशन है ना, इसको आई लिखा, वेयर आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n mi ri स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखो तो ये दिख रहा है आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं? ये क्या आई हमारी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आई। ये कौन से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आई, रोटेटिंग बॉडी की। ओके। अब थोड़ा सा कंपैरिजन लाते हैं। मान लो इस बॉडी को मैंने क्या कहते हैं, लीनियर मोशन में डाल दिया। कैसे डाल दिया? तो अगर ये बॉडी लीनियर मोशन कर रही है तो v से भागेगी। जैसे ओमेगा से घूम रही थी वैसे v से भाग रही है। तो v और ओमेगा एनालॉगस है कि नहीं? यस, दे आर एनालॉगस, दे आर लाइक ईच अदर, है ना, एक जैसे ही है। लेकिन v लीनियर कराता है और ओमेगा रोटेशनल या फिर सर्कुलर कराता है। ओके सर।
तो इसके हर एक पार्टिकल्स v से भागेंगे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगी। जहां पे m हो जाएगा टोटल मास, कैपिटल M से बदल जाएगा, बिकॉज टोटल मास होगा m1 प्लस m2, सब छोटे छोटे मासेस का एडिशन। सबकी स्पीड सेम है, इसके लिए कॉमन आ गई और बाहर आ गई। इसको देखो और इसको देखो, ये भी काइनेटिक एनर्जी है और ये भी काइनेटिक एनर्जी है। क्या आपको कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सिमिलरिटी क्या दिख रही है? व्हाट इज सिमिलरिटी? एम सिमिलर है। धीरे से स्टार्ट करो ना, छोटे से स्टार्ट करो। हाफ सिमिलर है। यहां पे ओमेगा है जो कि फॉर सर्कुलर मोशन, यहां पे वी है फॉर लीनियर मोशन। सर एनालॉजी तो इन दोनों में भी है। तो इस कंपैरिजन से मैंने देखा, तो मैंने पाया कि जो मास है उसके एनालॉगस में कुछ आ रहा है आई, मास के जैसा ये वहां पे मैथमेटिकली रखा हुआ है। तो ये जो आई है, इस आई को ही हम कहते हैं वेयर आई इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई होता है, जो जिसका फॉर्मूला है ये। ओके, और आई को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इट इज एनालॉगस टू मास। मास हमको क्या फील कराता है सर्कल में, सॉरी लीनियर में? जितना ज्यादा मास उतना हमको ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। स्पीड भी नेसेसरी है, लेकिन अगर मान लो एक कांस्टेंट स्पीड के लिए बात करें तो मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी है कि नहीं? वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी। समझ में आया? या फिर मास को, जितना ज्यादा मास होगा उसको पुश करने में उतना ज्यादा कष्ट लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा दिक्कत होगी जितना ज्यादा क्या होगा, मास होगा। वैसे ही जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा हमको घुमाने में कष्ट लगेगा। मतलब मास हमको लीनियर कष्ट बताता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको रोटेशनल का कष्ट बताता है। क्या बातें समझ में आई? हाँ, तो आप लिख सकते हो कि जैसे मास हमको लीनियर में होने वाले कष्ट के बारे में बताता है कि उसको मूव करने में कितना कष्ट लगेगा, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको घुमाने में कितना कष्ट लगेगा उसके बारे में बताता है। ओके, लिख सकते हो आप हिंदी में, इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है। आपको फील आनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। ओके, क्लियर है? तो इस चीज को लिखो। चलो फिर अब जैसे कुछ बॉडीज के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। उससे पहले देखो, अब जैसे यहां पे हमने जो बॉडी ली है, इसको हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बताए हैं, मास के डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब समझ रहा है, एक एक पार्टिकल ऐसे बूंद बूंद में फैला है। हम बोल सकते हैं अच्छा यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, लेकिन इन रियलिटी मान लो ये एक रखा है, डिस्क रखी है। क्या ये डिस्क के एक एक मास को पकड़ के आप बता सकते हो कि इधर एक मास है फिर कुछ दूरी के बाद है? नहीं ना। हमको ये दिखता कैसे है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्चुअली अगर आप फॉर्मूला बोलो तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने समेशन में I इक्वल्स टू 1 to n नहीं लिखा, बस ऐसे लिख दिया। तो आपको समझ में आना चाहिए समेशन का मतलब जोड़ना है, सारे मासेस को क्या करना है। ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। लेकिन इन रियलिटी जब हम अपने बॉडीज पे यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, तो वहां पे समेशन का काम नहीं होगा। तो वहां पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एकमात्र तरीका है इंटीग्रेशन। तो उसके लिए बन जाएगा इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। अब यहाँ पे dm का मतलब क्या होता है? छोटे सा मास। छोटे से मास का एक टुकड़ा लिया और फिर ऐसे छोटे छोटे सारे मासेस को क्या कर दिया,
जोड़ दिया उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस के साथ। ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेशन से लिखा हुआ फॉर्मूला, समेशन ऑफ dm r² फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किसके लिए था? डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपको मैं दोनों के भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से और उसके बाद मूव करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, चलिए सर, बहुत बढ़िया, आप देख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है? हाँ, ये भी लिख दो, ये भी काम की चीज है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका वो क्या होगा? यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। मास का केजी, डिस्टेंस स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने नहीं बताई थी, तो वो भी नोट डाउन कर लीजिए। चलो सर, बहुत बढ़िया, आगे चलो। ठीक है, तो हम पहले तो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन पे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये भी देखेंगे। ओके, चलो अब इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, dm r² की जगह पे ऐसे लिखो r² dm। हाँ, r² dm, मास को बाद में रखा, r² को पहले रखा। ठीक है, चलो आगे हम पहले डिस्क्रीट पे देखते हैं। जैसे मान लो स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट नहीं है, एक स्क्वायर है जिसको खाली एजेस है। हाँ, मतलब ये हम कह सकते हैं ये ऐसा भरा नहीं है, पाइप से बना हुआ ऐसा स्क्वायर है। ओके, या फिर ऐसे समझो, स्क्वायर के, ये स्क्वायर है। हाँ, वापस क्वेश्चन अच्छे से लिखता हूं। स्क्वायर के एजेस पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे इक्वल मासेस रखे हैं, एम 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 और एम मास रखा हुआ है। और मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। दिस एक्सिस मतलब क्या? इसके अराउंड में ऐसा हमारा ये क्या होने वाला है? घूमेगा। तो हमको क्या चाहिए? इसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो आर होता है, ये क्या होता है सर? आर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर, यही होती है हमारी आर। तो हर एक मास की परपेंडिकुलर दूरी, यहां पे कितने मास है? डिस्क्रीट है, 4 ही है, देख रहे हैं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए हमको उन मासेस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी चाहिए। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, हमारे प्लेन की तरफ आ रहा है, बाहर निकला हुआ है। तो इसके अराउंड मुझे बताओ कैसा होगा? जैसे ये मास की दूरी होगी यहां से यहां तक की, ऐसी होगी ना? ये मास की दूरी ऐसे ऐसे होगी, ये मास की दूरी ऐसे होगी, और इसकी दूरी ऐसे होगी, है कि नहीं? ये सारे परपेंडिकुलर दूरीज, सारे परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? ओके सर, तो हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो होगा पहले मास का समेशन, समेशन ऑफ होता है ना। तो ये दूरी मान लो r1 है, ये मान लो r2 है, ये मान लो r3 है, और ये मान लो, और आप कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हो कि सारे सेम होंगे, सारे इक्वल होंगे, r1 r2 r3 r4, बिकॉज दिस इज सर्कल स्क्वायर। तो हम आई बोल सकते हैं क्या होगा? 4 टाइम्स mr²। क्यों भाई सर? क्यों सर? क्योंकि r1 r2 r3 और r4 चारों के चारों सेम हो गए, उनको हमने नाम दे दिया r। अब मुझे बताओ इस r की वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने बोल दिया कि इस स्क्वायर का साइड है, साइड लेंथ है a, तो मुझे बताओ इस r की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं पूछ रहा हूं ये r1 r2 r3 r4 सारे सेम है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? ये r है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? 4r a/2। देखते हैं, देखो सिंपल ज्योमेट्री है ये, तो आपको आना चाहिए था।
या ऐसा स्क्वायर है, ये क्या होता है, व्हाट इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर? अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा। पाइथागोरस लगाओ, ये कितना मिल जाएगा, हाइपोटेनियस रूट रूट टू ए मिलेगा। और ये डायगोनल का हाफ है ना, तो रूट टू ए बाय, मतलब ए बाय, तो आर की वैल्यू क्या होगी, ए बाय, तो आर की वैल्यू क्या होगी सर, ए बाय, वैल्यूज को रख दो, तो ये हो जाएगा 4m ए बाय रूट टू का, तो क्या आएगा 4m ए स्क्वायर बाय 2, क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ma। समझ में आ रहा है, क्या आइडिया आ रही है आप लोगों को? और देखो क्वेश्चन डिस्क्रीट पे ही देखो, और अब स्क्वायर की जगह पे मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल। सोचो, रेक्टेंगल के लेंथ मान लो रेक्टेंगल की है a, ब्रेड्थ मान लो है b, और अगेन वही मासेस, यहाँ पे एक मास, यहाँ पे एक मास, यहाँ पे एक मास, यहाँ पे एक मास। बताओ मुझे क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसको, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर ये जो है इसके अराउंड ऐसे घुमाऊं, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा, पहली बात तो यही होगा, इसके अराउंड घुमा रहे हैं हम। बताओ क्या, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोशिश करो। ठीक है, अब मैं कराऊंगा, यहां पे ध्यान देना है सबको। तो देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो यही है यहाँ की परपेंडिकुलर दूरी, ये है यहाँ की परपेंडिकुलर दूरी, ये ऐसे और ये ऐसे, ये चार परपेंडिकुलर दूरी हमको गिननी है। कॉमन सेंस लगाओगे तो चारों इक्वल होंगी वैल्यूज ड्यू टू रेक्टेंगल। और आपको ये भी पता होगा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, सारे बाइसेक्टेड होंगे। ओके, मतलब ये पूरे लेंथ का आधा होगा। अगर ये पूरी लेंथ मिल गई मुझे तो ये छोटी वैल्यू तो मिल ही जाएगी, क्योंकि पूरे का वो आधा ही तो है सर। पूरा कैसे मिलेगा सोचा नहीं आपने? अगर पूरा ढूंढना है तो आपकी बुद्धि तो इतनी चली होगी कि सर ये क्या है, ये क्या है सर, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा इसका, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, तो मुझे बताओ ये छोटी सी लेंथ कितनी होगी, बाय 2। खत्म हो गया, कॉमन सेंस है इसमें, कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं सर। क्या आ गया, बाय, तो हमको आर की वैल्यू तो मिल गई और सभी के लिए सेम होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अगर मैं देखो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस ऐसे 4 बार, और चारों सेम है, इसके लिए 4m आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू ये निकली। ये कहां से निकली, समझ में आया ना यार? तो ये हो जाएगा 4m रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 द होल स्क्वायर, है ना? अरे सही तो कह रहा हूं ना यार? तो क्या आ जाएगा बताओ सर, 4m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय m, और ये होगा मोमेंट ऑफ। कितना आसान है सर, आसान है कि नहीं? क्या ये कठिन है? अच्छा थोड़ा सा अच्छा देखते हैं ना, थोड़ा सा कठिन देखते हैं अब। चलो आ जाओ, जैसे ये क्वेश्चन देखो, वापस वही कहानी, एक स्क्वायर है, यहां पे एक मास m 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 है, और इसका जो साइड है वो भी कितनी है, a है। लेकिन अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे नहीं निकालना है, वो तो निकाल लिया सर। मान लो मेरी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है ये ऐसे, मतलब इसके अराउंड घुमा रहा हूं स्क्वायर को। समझ में आ रही है कैसे घूम रही है मेरी स्क्वायर? स्क्वायर कैसे घूम रही है हमारी, समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है कैसे घूम रही है? पहले ऐसे घूमती थी, लेकिन अब कैसे घूम रही है, पलटी मारती हुई। पहले ऐसे रहेगी, फिर घूम के इधर आ जाएगा स्क्वायर, फिर घूम के ऊपर चले जाएगा स्क्वायर,
तो क्या हो रही है यहाँ पे, पलटी मार रही है हमारी स्क्वायर। ओके, कभी ऐसे कभी ऐसे, क्योंकि ये ऐसे घूम रही है इसके कारण। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके अराउंड, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, बताओ, सोचो। एक्सिस से हर एक मास की परपेंडिकुलर दूरी गिन लो यार। चलो देखो मैं दिखाता हूं। जैसे ये मास है, पहला मास यहां पे है, मुझे बताओ इससे इस एक्सिस की दूरी क्या होगी, इस एक्सिस की इस मास से दूरी क्या होगी। ये मास दिख रहा है आपको, इस मास से इस एक्सिस की दूरी क्या होगी, परपेंडिकुलर दूरी, उसी के ऊपर है तो कितनी हो गई, 0 ना। अरे उसी पे है, एक्सिस पे ही है, तो 0 हो गई। तो इसके लिए R1 की वैल्यू, इसके लिए R2 की वैल्यू। अब मुझे बताओ इस मास की परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी एक्सिस से, ये, और इस मास की ये, और ये तो दिए सर जो लेंथ है जिस हमारे स्क्वायर का। तो आई का फॉर्म, आई की वैल्यू क्या आएगी, ma² प्लस जो क्या आएगी, खत्म हो गया। क्या यह आसान था, क्या इजी है या नहीं, इजी है या नहीं, कितना आसान है। चलो थोड़ा और कठिन कर देते इसको। अब मुझे बताओ इसी में अगर इसके अराउंड में घुमाऊं तो क्या होगा। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, एक सेकेंड, ये बराबर से आ नहीं रहा है, हाँ ऐसे, छोड़ो, समझ में आ गया ना। अलोंग द डायगोनल, आईडी अलोंग द डायगोनल क्या होगा, हाँ अलोंग द डायगोनल क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम। अगर सर सेम वापस वही, वापस वही, हाँ देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन में जितने मासेस है उनके लिए तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचते हैं सिर्फ 2 मासेस, उनसे परपेंडिकुलर दूरी गिन लो, मतलब एक ये दूरी परपेंडिकुलर गिन लो, ये वाली परपेंडिकुलर दूरी, और ये वाली, और ये दोनों तो पता है आपको क्या होंगे, स्क्वायर है तो दोनों भी सेम होंगे। ठीक है, मैंने डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा निकाला है इसलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ये दोनों दूरी भी सेम होंगी और सेंटर से पास होंगी। तो कितनी होगी, a/√2, तो कितना आ जाएगा, दोनों भी सेम, तो आईडी आ जाएगा 2 टाइम्स m a/√2 का, मतलब कितना आ जाएगा 2ma²/2। कितना आसान था सर, आसान है कि नहीं, पक्का समझ में आया। यही चीज अब रेक्टेंगल के लिए निकालो, रेक्टेंगल के लिए यही चीज निकालो। ये रेक्टेंगल है हमारा, अरे पैरेललोग्राम बन गया, ये रेक्टेंगल है हमारा। अब वही चीज इसके लिए निकालो, अगर ये ऐसे बराबर ऐसे, हाँ ऐसे अगर ये जा रही है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ पे सब जगह पे मान लो यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 3m है, और यहाँ पे अलग अलग मासेस ले लिए इस बार। अब वो मास है ना, आपको बुक में 1 kg 2 kg 100 ग्राम 200 ग्राम दे सकते हैं, हाँ तो मैंने तो डायरेक्ट आपको ऐसे m लेके निकाला है। और इसके मान लो लेंथ a है और ब्रेड्थ, निकालो फटाक से निकालो। अच्छा यहाँ पे देखो, कॉमन सेंस कहता है सर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है उसके लिए तो 0 हो गया, ठीक है सर। बाकी के जो मासेस बने उनसे परपेंडिकुलर दूरी गिन लो एक्सिस ऑफ रोटेशन की। इसके लिए कौन सी परपेंडिकुलर दूरी होगी, ये होगी, यही होगी ना सर, ये देखो परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और इसके लिए सबसे पहली बात तो ये थी, दोनों की परपेंडिकुलर दूरी गिन ली, ठीक है सर। अब ये लेंथ कैसे गिने, सोचो ये लेंथ कैसे गिने, मैं आपको ज्योमेट्री बता दिया, ये जो ब्लू कलर की लेंस है वो कैसे गिने, जो परपेंडिकुलर दूरी है, सोचो 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 सोचो। चलो देखो 10वीं की ज्योमेट्री लगाते हैं थोड़ी सी, आ जाओ यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे इनमें से कोई एक ट्रायंगल पकड़ लो, अपर ट्रायंगल पकड़ लो या तो लोअर ट्रायंगल। तो मैंने लोअर ट्रायंगल पकड़ा, लोअर ट्रायंगल मीन्स ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इसको मैंने पकड़ लिया सर। अगर आप इस लोअर ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो, कैसे देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है।
तो अगर मैं इस लोअर ट्रायंगल का एरिया गिनूं तो वो होगा हाफ इंटू बेस कौन होगा, ये होगा बेस, कितना होगा वो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस है ना वो, और हाइट क्या होगी उसकी, ये, सही कह रहा हूं ना। अगर ये बेस है तो उससे परपेंडिकुलर यही है हाइट, वो नहीं पता उसको मैंने एच रख दिया। लेकिन मुझे ये भी पता है इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका, अगर मैं ये बेस मानूं, ये हाइट मानूं और ये बेस मानूं, अरे है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ये बेस कितना, ये बेस ए सॉरी, और ये हाइट कितनी, बी। अरे ए बी तो हमको गिवन है, मतलब ए बी क्वेश्चन में गिवन है ना, ए और बी। अब इसमें सोचो सर क्या होगा, हाफ हाफ कट गया, तो एच क्या आ जाएगा, ए बी, मिल गया ना हाइट, ए बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हाइट जितनी उतनी ही दोनों की हाइट सेम ही होंगी, तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा इसके अलोंग, 2 टाइम्स एम एच स्क्वायर। मैंने वापस 2 टाइम्स क्यों लिया, क्योंकि दोनों भी सेम है, अगर सेम नहीं होते तो अलग अलग ऐड करना पड़ता। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एम ए बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, मतलब कितना आएगा, 2m ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, और ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आई बात, क्या क्लियर हुआ। चलो ट्रायंगल वाले करते हैं। और जैसे मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड मान लो ए है, साइड क्या है, यहाँ पे मान लो m, यहाँ पे मान लो 2m, और यहाँ पे मान लो m as 3m। तो मुझे बताओ इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ओरल आंसर, ओरल आंसर फटाक से बताओ क्या होगा, क्या होगा। इसके अलोंग 0 हो गया, इसके वजह से, इसके वजह से 0, तो खाली यही बचा। इससे परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी, और ये क्या होती है, ये क्या होती है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/2 साइड। फॉर्मूला याद रखना हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/2 साइड। तो डायरेक्ट आ गया, क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, m √3/2 a द होल स्क्वायर, 3/4 ma। और ये अगर 2m के लिए होता तो ऐसी दूरी होती, कोई नहीं सब सेम है, खाली वहां से 2 टाइम्स हो जाता। समझ में आया सर, ये तो आसान था। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देता हूं, ये वाला तो आपने कर लिया। अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इस बार इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो ये m है, ये m है, और ये m है। जो ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसके अलोंग क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ। साइड बोलो, हाँ साइड ए है, ये अंदर का है ना, निकाल। समझ रहा है कैसे घूम रहा है ट्रायंगल, ऐसे घूमेगा। इसमें कैसे घूम रहा था, पलटी मार रहा है, निकालो। जिसको ज्योमेट्री आती है वो कर लेगा, जो नहीं कर पा रहा है वो यहाँ देखो। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारा ही स्वागत है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे देखो। देखो भाई, ये होता है हाइट, ये होती है हाइट, एल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, ये भी होती है हाइट। और आपको सबको पता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट्स होते हैं वही उसके मीडियन भी होते हैं, वही उसके क्या होते हैं, मीडियन भी होते हैं, और एल्टीट्यूड भी होती है। ओके, तो सर इसका मतलब क्या, ये जो होगा जिससे ये जा रहा है, ये सेंट्रॉइड ही तो होगा उसका, ठीक है। हमने थोड़ा सा रेड अलग कर दिया, लेकिन यही है सेंट्रॉइड, इसके अराउंड निकालना है हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ सर सही कह रहा हूँ। तो सर हमको तो पता है कि बेस से ये सेंट्रॉइड की दूरी क्या होती है, हमको तो पता है सर। हमको ये भी पता है कि जो ये सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है एल्टीट्यूड को किसी भी ट्रायंगल के। तो सर अगर हमको ये पता है तो ये लेंथ कितनी होती है रेड वाली, ये होती है h/3,
वेयर एच इज हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एच क्या होती है? हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो जिसका फॉर्मूला भी जस्ट देखा, रूट ये होता है। अच्छा सर, तो अगर ये हो गई h/3 तो बची कितनी सर? ये m से दूरी। अगर ये h/3 हो गई, टोटल h है, तो बची कितनी? h माइनस h/3 बच गई। मतलब कितनी बच गई? तो ये लेंथ कितनी बची सर? और वही तो है उससे परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। मतलब सर आपका कहना यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू 2h/3 का होल स्क्वायर। यस, बिकॉज r की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2h/3 है। क्या समझ में आ रही है बातें? तो सर इसमें वैल्यूज को रख देते हैं ना सर, तो m तो सबके लिए सेम है, इसके लिए 3 टाइम्स आ जाएगा। ये सभी के लिए यही होगा ना, ये भी तो 2h/3 और ये भी तो 2h/3 ही होगा। तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स m 4h² 9 और 3 कट गया, ये आएगा 4/3। h की वैल्यू क्या होगी? √3/2 टाइम्स a का। मतलब सर क्या आएगा आंसर फाइनली? इसका आंसर आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 इंटू 3/3 इंटू 2a²। 3 कट गया, ये कट गया, और आंसर क्या आएगा? 2। अरे m कहाँ गायब कर दिया मैंने? सब में m है। हाँ, 2ma। ये आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? लिखो। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आप सिलेंडर भरवाते हो, सब लोग भराते हो कि नहीं सिलेंडर? अब सिलेंडर अगर भराते हो तो आप अगर अकेले हो, अगर आप बाहुबली भी नहीं हो, तो ये जो सिलेंडर है, ये अभी देखो, मान लो कि अपना अच्छा सिलेंडर है, तो इसको आप ऐसे लात मारते हो ना, ऐसे लात मार के लेके आते हो कि नहीं? है ना? तो ये कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्या कोई ऐसा है क्या ज्यादा बुद्धिमान प्राणी जो इसको ऐसे घुमा के लाता है? मतलब ऐसे, फिर ये सीधा हो गया, फिर इसको घुमाया, फिर ये टेढ़ा हो गया, फिर इसको घुमाया, फिर इसको उल्टा कर दिया, ऐसे घुमा के लेके आते हो क्या? नहीं ना? ऐसा नहीं ना घुमा के लेके आते ना? मतलब आपको मैं बता रहा हूं ना कैसे। नहीं ना? कैसे घुमाते हो? सीधे लात मार दिया। तो क्या हो गया इसमें? हमने क्या कर दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर दिया। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जब ऐसे घुमा रहा था तो कैसा था एक्सिस ऑफ रोटेशन? देखो, जब इसको मैंने दूसरे तरीके से घुमाया तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था। इसके अराउंड ये सिलेंडर ऐसे ऐसे घूम रहा है, कभी सीधा कभी टेढ़ा हो रहा है, लेकिन इसमें तो ऐसा गोल गोल अच्छे से घूम रहा है ना, टायर जैसा। तो ये फील आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कितना लेन देन है। कम कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कष्ट कम हो गया। देखो कष्ट कम हो गया ना। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। अब एक चीज और बताओ मुझे, जैसे मान लो कहाँ है ये? सर्कल है ये, बहुत बढ़िया। मान लो ये हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये क्या है हमारा? इसके अलोंग पे अगर मुझे घुमाना है तो कुछ ऐसे घूमेगा सर्कल। मान लो इधर मैंने 4 मासेस रखे, एक इसमें, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, और यहाँ पे मास है, और सर्कल का रेडियस है r। बताओ क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 4mr²। कॉमन सेंस एकदम, यू बता दिया। मान लो मैंने मासेस बढ़ा दिए, अब यहाँ पे भी एक मास, यहाँ पे भी एक मास, यहाँ पे भी एक मास, और टोटल में रख दिए 10 मासेस। 10mr² हो जाएगा। 20 कर दिए तो, और मान लो छोटे छोटे बहुत सारे मासेस रख दिए, छोटे 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 जितने भी होंगे उतनों का एडिशन और r²। इसमें सर क्या सेम रह रहा है हर मास के लिए? r सेम है। अच्छा सर, मतलब मास कहीं भी रखो रेडियस सेम है। मान लो आप क्या करते हैं, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए किया, डिस्क्रीट के लिए किया, जहां पे डिस्ट्रीब्यूट थे सारे मासेस। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे।